नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। सबसे पहले बात आरक्षण की। केंद्र सरकार के सवर्ण आरक्षण लागू होने के बाद अब राजस्थान में भी आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण मिलेगा। सवर्णों को 10%, जबकि गुर्जरों को 5% आरक्षण मिलेगा। फिर बात करेंगे गहलोत सरकार के एक्शन की। गहलोत सरकार ने राजस्व विभाग में सालों से पेंडिंग चल रहे प्रकरणों का निस्तारण करने जा रही है। इसके लिए विभाग के सभी पेंडिंग मामलों की सरकार ने सूची मंगवाई है। और अंत में बात करेंगे सलमान खान की याचिका पर सुनवाई की। आज जोधपुर कोर्ट में आर्म्स एक्ट और कांकाणी मामले पर सुनवाई होगी। 3 तस्वीरें 3 बड़ी खबरों से जुड़ी। और सबसे पहले बात करेंगे हिंदी के प्रख्यात आलोचक और साहित्यकार नामवर सिंह की, जिनका बीती रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। वो 93 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि देर रात दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। नामवर सिंह कई दिनों से एम्स में भर्ती थे। जनवरी के महीने में अचानक वो अपने रूम में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। नामवर सिंह के परिवार के अनुसार दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अब बात सलमान खान मामले पर सुनवाई की। सलमान की याचिका पर आज सुनवाई होगी। आर्म्स एक्ट और कांकाणी मामले में आज सुनवाई होगी। जोधपुर सीजेएम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। अधिवक्ता महेश बोड़ा और हस्तिमल सारस्वत अपना पक्ष रखेंगे। बड़ी खबर, आज सलमान खान आर्म्स एक्ट और कांकाणी हिरण शिकार मामले में आज होगी सुनवाई। सलमान खान की याचिका पर जोधपुर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। महेश बोड़ा और हस्तिमल सारस्वत अपना अपना पक्ष रखेंगे। केंद्र सरकार के सवर्ण आरक्षण लागू होने के बाद अब राजस्थान में भी आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण मिलेगा। सवर्णों को 10%, जबकि गुर्जरों को 5% आरक्षण मिलेगा। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस आरक्षण का लाभ सालाना 8 लाख रुपए से कम कमाने वाले सवर्णों को ही मिलेगा। इसमें सभी स्रोतों से होने वाली कमाई को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फुट से बड़े फ्लैट, नगर निगमों में 100 वर्ग गज और गैर अधिसूचित स्थानीय निकायों में 200 वर्ग गज या इससे बड़े प्लॉट वाले सवर्णों को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में यह आर्थिक आरक्षण मिलेगा। पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। कार्मिक विभाग ने अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की है। राजस्थान में अब 64% आरक्षण हो गया है। %50 से बढ़कर 64% अभी आरक्षण हो गया है। 10% सवर्णों को और 5% गुर्जरों को, कुल मिलाकर 64% अभी आरक्षण हो गया है। अधिसूचना जारी कर दी है। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा और इसके लिए कुछ पैरामीटर्स भी तय किए गए हैं। उनके आधार पर ही यह आरक्षण का फायदा सवर्णों को मिल पाएगा। राजस्व विभाग में सालों से अटके जमीन आवंटन के मामले अब जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। गहलोत सरकार ने राजस्व विभाग में सालों से पेंडिंग चल रहे प्रकरणों का निस्तारण करने जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। एक्शन मोड में गहलोत सरकार। अटके जमीन आवंटन प्रकरणों का होगा निपटारा। प्रदेश वासियों को मिलेगी बड़ी राहत। कलेक्टर से मांगी गई लंबित प्रकरणों की सूची। राजस्व विभाग में सालों से अटके जमीन आवंटन के मामले अब जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। गहलोत सरकार राजस्व विभाग में सालों से पेंडिंग चल रहे प्रकरणों का निस्तारण करने जा रही है। इसको लेकर विभाग ने जिला कलेक्टरों से सूची मांगी थी, जिससे प्रदेश में ऐसे लंबित प्रकरणों का आंकड़ा देख उनको निस्तारित करने के काम में तेजी लाई जा सके। मंत्री हरीश चौधरी ने ऐसे प्रकरणों को निस्तारित करने के निर्देश राजस्व विभाग प्रमुख सचिव संजय मल्होत्रा को दिए हैं।
आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से जिलों में कितने प्रकरण लंबित है। भूमि आवंटन में प्रदेश में कुल 76 प्रकरण लंबित है, जिसमें राज्य सरकार के स्तर पर 2 प्रकरण लंबित है, जबकि 74 प्रकरण जिला स्तर पर लंबित है। औद्योगिक इकाइयों को लेकर 18 प्रकरण लंबित है, जिसमें से 17 जिला स्तर पर और 1 राज्य सरकार स्तर पर लंबित है। अजमेर में भूमि आवंटन का प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर लंबित है। भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, प्रतापगढ़, सीकर में एक प्रकरण जिला स्तर पर लंबित है। वहीं राजसमंद के 5, कोटा के 3 प्रकरण भी जिला स्तर पर लंबित है। बात करें खातेदारी भूमि रूपांतरण की, तो इसमें प्रदेश के 6 प्रकरण लंबित है। आबादी विस्तार और भूमि आवंटन को लेकर जिला स्तर पर 51 प्रकरण लंबित है। राजस्व मंत्री के निर्देश के बाद सभी अधिकारियों से लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए 26 फरवरी को एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें एडीएम, भू प्रबंध अधिकारी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18, जयपुर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी 26 फरवरी को कमल ज्योति संकल्प अभियान का आगाज करने जा रही है। बीजेपी 25 लोकसभा क्षेत्रों और 200 विधानसभा क्षेत्रों में बड़े आयोजन करेगी। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जिन परिवारों को मिला है, उस वोट बैंक को अपने पक्ष में किया जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में उसका लाभ मिल सके। लक्ष्य 50 लाख दिए का रखा है और प्रत्येक बूथ, हमारा शक्ति केंद्र बूथ और मंडल जिले स्तर पे हमने संयोजक बनाया। उसके बाद हम नीचे जो हमारा संगठनात्मक ढांचा है उसको हम लोग नीचे तक ले गए और लक्ष्य यही है कि प्रत्येक बूथ पे 100 परिवारों में हमारा संपर्क हो और इस संपर्क के माध्यम से कमल दिया जलाना है। उनसे पार्टी की रीति नीति और पार्टी की हमारे वहाँ सब कार्यकर्ताओं से उनका मिलना, ये मुख्य रूप से इस कमल दिया अभियान का उद्देश्य है। अब बात श्योराम की शहादत की। पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए श्योराम का झुंझुनू के टीबा गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद श्योराम को उनके 4 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। राजस्थान की माटी में ये जज्बा है कि देश के ऊपर न्यौछावर होते हैं हमारे अमर शहीद जवान, और आज शहीद श्योराम गुर्जर ने जो शहादत दी है, पूरा राजस्थान उनकी शहादत को नमन कर रहा है। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है तुमसे मेरा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। आंखें नम हैं, दिल में गम ही गम है। जितने भी युद्ध हुए हैं अब तक, उन तक में यहाँ के नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दिल में गुस्सा भरा है। झुंझुनू के लाल और जिले की शान श्योराम गुर्जर को अंतिम विदाई देने गांव ही नहीं, पूरा जिला टिबा गांव पहुंच गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद और देशभक्ति के नारों से आसमान गूंज उठा। पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर आवाज बुलंद हुई, लेकिन जैसे ही शहीद के 4 साल के बेटे खुशांक ने शहीद को मुखाग्नि दी, तो वहां मौजूद लोग अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। आंसू तो शहीद के 4 साल के लाल के भी नहीं रुके। उम्र कम है, लेकिन उसे भी पता है पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। देश के लिए कुर्बानी देने वाले श्योराम गुर्जर का राजकीय सम्मान के साथ टिबा गांव में अंतिम संस्कार किया गया। मैं और रघु शर्मा इतना कह सकते हैं कि राजस्थान की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष चाहे सचिन पायलट, पूरे राजस्थान की जनता आज शहीद श्योराम गुर्जर के परिवार के साथ खड़ी है। मैं इतना कह सकता हूं, आज पूरे देश में गुस्सा है, इतना जबरदस्त गुस्सा है कि पूरा देश चौराहों पर खड़ा है, तिरंगा लेकर खड़ा है। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ना कांग्रेस का है, ना बीजेपी का वक्त है। ये वक्त है तिरंगे का।
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं होगा, सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान होगा। हिंदुस्तान की आन बान और शान के लिए मरना पड़े तो मरेंगे, चाहे मैं हूं चाहे रघु शर्मा हो, हम हमारी जान भी देने के लिए तैयार हैं। पूरा देश तैयार खड़ा है। अब वक्त आ गया जब सख्त फैसला लेना होगा। राजस्थान की माटी में ये जज्बा है कि देश के ऊपर न्यौछावर होते हैं हमारे अमर शहीद जवान, और आज शहीद शिवराम गुर्जर ने जो शहादत दी है, पूरा राजस्थान उनकी शहादत को नमन कर रहा है। नम आंखों से आज हम उनको यहाँ विदाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जिन नापाक इरादों के साथ पाकिस्तान आज इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा है, जो आतंकवादी हमारे जवानों को एक एक करके टारगेट कर रहे हैं, अब समय आ गया है कि इनका मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। कब तक हम शहादत देते रहेंगे और खामोशी से बैठे नहीं रहेंगे? हमारे को जवाब देना पड़ेगा। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है और अब सरकार को वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सीआरपीएफ के 40 जवान अब और भी हुए हैं और उनके समेत 44 और जन आतंकवादियों ने एक कायराना हमले द्वारा इसको इनके साथ ही इतना बड़ा हादसा किया। पूरा देश बदहाल हुआ, पूरा देश दुखी हुआ। हमारे राजस्थान के भी 5 अब 6 लोग शहीद हुए हैं और आज मैं आई हूँ इनको हेमराज जी के गांव के अंदर उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। साल 2000 में शिवराम सेना में शामिल हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग सिक्किम में हुई थी, लेकिन 19 साल बाद घाटी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन देश के लिए इस परिवार का जज्बा काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी के साथ बाबूलाल घायल की रिपोर्ट। पुलवामा आतंकी हमले के बाद बीकानेर प्रशासन ने आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा की, जिसके बाद प्रशासन ने जिले में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश को छोड़ने का आदेश दिया है। बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा ये खाजूवाला इलाका है और यहाँ रह रहे ये लोग हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तानी हैं, जो वीजा लेकर हिंदुस्तान में तो दाखिल हुए, लेकिन वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी न सिर्फ यहाँ अपना ठिकाना बना लिया बल्कि खेतीबाड़ी तक शुरू कर दी है। ये चौंकाने वाला खुलासा पुलवामा आतंकी हमले के बाद जिला प्रशासन की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा में हुआ है, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने जिले में बड़ी तादाद में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है। दूसरे ऐसे भी लोग हैं जिनका ऑथराइज वीजा बीकानेर के लिए नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे रह रहे हैं। अभी हमने उनका सर्वे भी कराया है पिछले दिनों में, तो उनको सबको हमने आदेशित किया है कि वो बीकानेर में अब नहीं रहेंगे। उनका बीकानेर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। वीजा की एनओसी भी नहीं मिलेगी। दे आर नॉट वेलकम हियर, और जो यहाँ रह रहे हैं उनको भी बाहर जाना होगा। जिला प्रशासन के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की लापरवाही की वजह से सीमा से सटे खाजूवाला के 5 KYD जैसे प्रतिबंधित इलाके में भी पाकिस्तानी नागरिकों ने अपना ठिकाना बना लिया। अब जरा एक पाकिस्तानी नागरिक की जुबानी भी सुन लीजिए, किस तरह वो बीकानेर में गैर कानूनी तरीके से रह रहा है। पाकिस्तान के भावलपुर में आया हूँ और जोधपुर में आया हूँ और वीजा सप्लाई करना है, उसे बैठा रहा। मैंने तो मजदूरी करवाई थे, 5 KYD में आ गया। कागज को कुछ सप्लाई करो, कागज बन जाता। जिले में आंतरिक सुरक्षा और शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने भले ही पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि जिले की सुरक्षा एजेंसियां कब तक पाकिस्तानी नागरिकों की लिस्ट तैयार कर कानूनी कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से रवि बिश्नोई की रिपोर्ट। 22 फरवरी को मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य से जुड़े करीब 52,695 अफसरों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगा बैन
हट जाएगा। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर राज्य सरकार ने 26 दिसंबर को तबादलों पर यह बैन लगाया था। राज्य में 22 फरवरी को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अफसरों के तबादले भी हो सकेंगे। इधर निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एक ही जगह पर 3 साल से जमे अफसरों के तबादले के भी निर्देश दिए हैं। हाल ही में सीईसी सुनील अरोड़ा ने जयपुर में सीएस और डीजीपी के साथ मीटिंग में इसको लेकर हल्फनामा भी आयोग को देने के निर्देश दिए थे। जो पॉलिसी कमीशन की है ट्रांसफर उसी के मुताबिक होंगे। दिस इज व्हाट चीफ सेक्रेटरी हैज सेड और आई एम श्योर चीफ सेक्रेटरी और डीजी जो है वो उसका एक उनको देना पड़ता है, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हमने पॉलिसी के अनुसार ही किए हैं, तो वो देंगे इसको। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अब माना जा रहा है कि 3 साल से एक ही पद पर जमे आरएएस सहित अन्य अधिकारियों का बड़े स्तर पर तबादला होगा। सीएमओ में ऐसे अधिकारियों की सूची भी तैयार की जा रही है, जो 25 फरवरी तक भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। राजधानी में प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा के समीप बसी हुई कॉलोनियों के लोग सालों से अपने घरों के नियमन के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। गहलोत सरकार आने के बाद लालकोठी स्कीम के अटके काम रफ्तार पकड़ने लगे हैं, तो सरकार ने एक बार फिर से लोगों में नियमन की आस जगा दी है। तीस साल हो गए हैं, लेकिन आशियाने के नियमन का इंतजार है। और ये कहानी सिर्फ किसी एक कॉलोनी का नहीं, पूरे 13 कॉलोनियों का है। ये हाल है विधानसभा के समीप बसी हुई जयपुर की लालकोठी आवासीय योजना का। और उसको देखा जाए तो ब्याज सहित आज की तारीख में 13 करोड़ रुपए हो जाता है जो है, और शेष जो बचे हुए हैं उनमें कोई सी बाधा नहीं है। लेकिन इस प्रकरण को सरकार के यहाँ से ठीक ढंग से नहीं देखने के कारण ये उलझा हुआ है। हमने उनसे ये भी निवेदन किया कि जैसे आपने पृथ्वीराज नगर को उसकी सेम पैटर्न पे कर दिया है, दोनों की स्थिति एक जैसी थी, और आपने पृथ्वीराज नगर को कर दिया, तो इसमें भी इसको करने में कोई बाधा नहीं है। अब सरकार बदली है तो आस भी बढ़ी है। उम्मीद की आस के लिए इन कॉलोनियों के निवासियों ने यूडीएच मंत्री से मुलाकात की है। भरोसा मिला है इस बार निदान होगा। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि धारीवाल साहब के आने के बाद जो है ये मामला जल्दी से जल्दी जो है इसका समाधान निकल जाएगा और लोगों को राहत मिल सकेगी। पृथ्वीराज नगर का भी उलझा हुआ मामला है, उसमें कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं, कुछ ये हैं वो है, तो उस पर भी विचार करने के लिए क्या गया कि पीएनआर का किस तरीके से सोल्यूशन हो सकता है, रेगुलाइजेशन किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से हो जाए, और पीएनआर के अलावा भी जहाँ जहाँ पर भी पट्टे वितरित हो सकते हैं, रेगुलाइजेशन हो सकता है, वो रेगुलाइजेशन के लिए भी जो है ये सोच विचार किया गया है। भरोसा मिला है तो अब बारी इंतजार की है। इंतजार आशियाने के नियमन का सपना साकार होते देखने का। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट।